अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अदील। हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन और दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। ये दोनों अलग-अलग लॉन्ग आते हैं बोर्ड में, इसलिए मैंने भी इनको अलग-अलग डिस्कस में डिटेल किया है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्केलर और जो है डॉट प्रोडक्ट, तो उसको मैं इसके साथ डिफरेंशिएट करूँगा कि किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ बच्चे इन दोनों के अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको बहुत ही इजी वे के अंदर समझाऊंगा कि इसको किस तरह एक दूसरे डिफरेंशिएट करना है, किस तरह समझना है। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इसके बिल्कुल उल्ट था। उसके अंदर ये था कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता था। इस तरह ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ a vector quantity, if the product of two vectors is a vector quantity, then the product is called vector or क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसका पहले मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ए क्रॉस बी। अब हम इधर डॉट नहीं लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। इसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को इससे डिफरेंशिएट किया गया है ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो सकें, इसलिए इनकी पहचान के लिए स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डॉट लगाया जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस लगाया जाता है। ये वेक्टर्स का साइन डालना बिल्कुल नहीं भूलना। और अब हम इसके आगे है ए बी साइन थीटा। उसके अंदर हमने जो है कॉस थीटा लिखा था और इसके अंदर हम साइन थीटा लिखेंगे। ए बी साइन थीटा, ये अभी तक तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ए बी 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 साइन थीटा भी, ये तीनों मैग्नीट्यूड है। तो हमने शुरू से पढ़ा है कि वेक्टर क्या है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन साथ डायरेक्शन भी हो, इसलिए इसके साथ हम लगाते हैं एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या है, एन यूनिट वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन को, प्लेन में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक वेक्टर ए है एक बी है, उनका जो प्रोडक्ट लिया है हमने, मैग्नीट्यूड तो आ गई हमारे पास, तो साथ डायरेक्शन भी आएगी। तो एन यूनिट वेक्टर जो है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन के अंदर। तो ये बहुत सिंपल है कि ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। अब देखें इस डायग्राम के अंदर, अगर ये जो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो जो एन यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बेसिकली अगर हम एक पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर या बुक के ऊपर एक 3 डायमेंशनल पिक नहीं बना सकते, इस वजह से हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है कि बुक के ऊपर इसको एरो को इस तरह शो करना पड़ता है जो ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन असल में ये थोड़ा इस तरह का होता है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो एन यूनिट वेक्टर है वो इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये एन यूनिट वेक्टर होगा। अब एन यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का एक और इजी तरीका भी है। वो इजी तरीका क्या है? उस इजी तरीके को हम राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक लेवल पे हम ये पढ़ कर आए हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। अगर हमने राइट हैंड रूल फाइंड करना, उसके राइट हैंड रूल से क्या होगा कि हम एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने जिस बी वेक्टर की डायरेक्शन, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है ए और बी की, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? एन यूनिट वेक्टर। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने जिस वेक्टर से स्टार्ट लेना है, जिस डायरेक्शन मूव करवाना है जिस डायरेक्शन में, उस तरफ हाथ कर लेना है। यानी कि अगर हमने ए की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो हम कहाँ क्या ए से बी की तरफ हाथ को कर्ल करेंगे, जिस तरह मैं ये मूव कर रहा हूँ ए से बी की तरफ। लेकिन हमने अपने थंब को बिल्कुल इरेक्ट रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है ऊपर की तरफ। तो ये हमारे जो थंब है वो एन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हमने क्या करना है कि ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी की अगर हमने एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ए से बी की तरफ मूव करेंगे हम अपने हाथ को, तो एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब इसी तरह हम बी क्रॉस ए को भी फाइंड कर सकते हैं। बी क्रॉस ए को कैसे? कि हम उसके अंदर होगा कि हम बी से ए की तरफ जब मूव करेंगे तो हमारा थंब नीचे की तरफ होगा, जिसका मतलब होगा कि एन यूनिट वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है। इस तरह हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं एन यूनिट वेक्टर की एक प्लेन के अंदर, किसकी मदद से? राइट हैंड रूल की मदद से। बहुत ही इजी ये टॉपिक है, इसको लिखना बहुत इजी है, इसकी डायग्राम साथ बनानी है तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको अच्छे पैटर्न के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद राइट हैंड रूल की डेफिनेशन लिखेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने आपको बता दी है कि अगर उसको सिंपल अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी को फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो हम ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे और जो थंब है उसको हम बिल्कुल इरेक्ट रखेंगे, सीधा रखेंगे। जो थंब की डायरेक्शन होगी वही एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे।